Assalamu alaikum. Okay, G, I have assigned the paper May June 2022 IGCSE paper for 2. I hope आपने कर लिया होगा. So let's discuss the problems. यार बाहर लड़का होगा उसको बुलाना. ऐसे पर कोई लड़का हो. कौन सा बोला था भाई? आप लोगों ने किया? यार आप सही कह रहे हैं. मुझे तो याद पड़ता है मैंने कल ओ लेवल था, लेकिन कल किसी ने ग्रुप में पूछा तो किसी ने आगे से किया आईजीसीएस. सुने ना कि आईजीसीएसई का पेपर था, तो मुझे लगा कि यार शायद मैंने आईजीसीएसई बोल दिया, गलत बोला है. तो फिर मैंने आईजीसीएसई के पेपर सेंड भी कर दिया. फिर मैंने कहा चलो उसी पे ट्राई. मुझे ये लगता है मैंने ओ लेवल वाला बोला था, लेकिन ग्रुप में किसी ने कहा आईजीसीएसई, तो मुझे भी लगा शायद मैंने आईजीसीएसई बोल. तो फिर मैंने पेपर भी आईजीसीएसई ग्रुप कर दिया. ओके, चले चेक करते हैं कि आईजीसीएसई वाले लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है या ओ लेवल. आईजीसीएसई वाले कौन है? 1 2 जिन्होंने आईजीसीएसई का अटेम्प्ट किया. 1 2 3 जो भेजा वही ट्राई किए. ओके, ओ लेवल वाला किसने ट्राई किया? आपने ओ लेवल का भी किया? नहीं, जो मैंने भेजा था वो अटेम्प्ट किया. तो फिर आपने ओ लेवल तो नहीं पता. आपको नहीं पता कौन सा किया? जो मैंने ग्रुप में भेजा था वो अटेम्प्ट किए. ज्यादा लोग आईजीसीएसई वाले. आज ये कर लेते हैं, कल वो लेवल वाला डिस्कस कर लेंगे ये पेपर. जी चले जी, बताइए प्रॉब्लम. आज हम ये आईजीसीएसई का और कल इसी का ओ लेवल हम डिस्कस कर लेंगे. जी बताइए प्रॉब्लम 1D किसी ने बोला था, जहरा ने शायद. जी 0.27 कर लिए. ये क्वेश्चन किसने कर लिया? 1D आईजीसीएसई का पेपर 1D ये किसने कर लिया है? ये पार्ट कर लिया. सुने आप कैसे किया? आंसर मैच किए. कैलकुलेटर में क्या आ रहा है? 27 बाय ये 27 लिखा हुआ, ये 027 नहीं लिखा हुआ. ये 2. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको आपके लिए मैं ये जूम इन करके दिखाता हूँ. ये डॉट से क्या मीनिंग होता है कि ये 2 के ऊपर भी डॉट है और 7 के ऊपर भी डॉट है. इसका मतलब ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं. मीन ये लिखा हुआ है 0.2727272. देखिए ये ओ लेवल में कभी आया नहीं है पेपर में. आता ये आईजीसीएसई के पेपर में. और आईजीसीएसई वालों के पास तो कैलकुलेटर अलाउ होगा. ये क्या आ रहा है कैलकुलेटर में? अच्छा जरा वैसे इसका मैं एक मेथड बताता हूँ आपको, आईजीसीएसई वालों के लिए खास तौर पे. बाकी टेंशन फ्री हो सकते हैं वैसे, लेकिन जरा सुन लें जरा एक दफा मेथड, थोड़ा सा शायद आपको. x इज इक्वल टू 0.27 ये है. हमने लेट कर लिया कि ये नंबर है. ये नंबर है डेसिमल फॉर्म में. हमने इसको लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में. हमने लेट कर लिया कि ये नंबर किसके इक्वल है? x के इक्वल. मीन x इज इक्वल टू 0.27. मीन दोनों के ऊपर डॉट डॉट.
ओके, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड्स को, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा 100x, राइट साइड पे क्या आएगा देखें, नहीं 27 ही अगर लिखा हो 0.27272727 एंड सो ऑन, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 27.27, तो ये बन जाएगा 27.27 और 2727 फिर चलता रहेगा, या इसके ऊपर मैं ऐसे डॉट डाल दूं। अब मुझे फाइंड करना है x, लेकिन मुझे x फाइंड करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, ऐसे ही है ना, x फाइंड करना है लेकिन x फ्रैक्शन फाइंड फॉर्म में फाइंड करना है। ये जब तक ये ऊपर डॉट डॉट खत्म नहीं होंगे तब तक तो आप नहीं कर सकते। अब आप ऐसा कीजिए, जरा एक स्टेप सुन ले, उसके बाद मैं एंड पे कुछ और बात करूंगा इसके ऊपर। आप दोनों साइड से अगर x माइनस कर लें, इधर से भी x माइनस करें और उस साइड से भी x माइनस करें, देखते हैं इसका आंसर कौन दे सकेगा। इधर से भी मैं अगर x माइनस करूं, देखिएगा प्लीज, इधर से भी x माइनस करूं और इधर से भी x माइनस करूं, प्लीज सुनिएगा। राइट साइड पे अगर मैं x की बजाय उसकी वैल्यू माइनस करूं, उसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0.272727 या डॉट डॉट, इसका कोई फायदा बताएगा मुझे। यस, वो 2727 रेपिटेशन खत्म हो जाएगी। 100x माइनस x क्या आ रहा है 99x, 27.272727 माइनस 0.2727 क्या आ जाएगा 27, और x क्या आ गया 27/99। और सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए क्या बनेगा, ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 9 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 9 3 है, और आप तो ग्रेट है ना, आपका कोई क्लास पूरी में कंपेटिटर है यहाँ पे। जी सुन ले यार, ये मेथड है 3/11 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। लेकिन आपको तो कैलकुलेटर इस पेपर में, जिस पेपर में गिवन है उसमें कैलकुलेटर अलाउड है। आप पेपर में क्या लिखेंगे, सॉरी कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर में आप लिख दीजिए 0.27272727 तीन चार दो जितनी स्पेस है आप लिख दीजिएगा और इक्वल प्रेस कीजिएगा, आपका कैलकुलेटर फ्रैक्शन में आंसर दे देता है। सो कैलकुलेटर आपका फ्रैक्शन में आंसर डायरेक्ट 3/11। ये आप एक और बात, राइट लिखो है, राइट, राइट का मतलब डायरेक्ट आंसर लिखिए, राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, इसलिए वर्किंग नहीं चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी नहीं। अगर आपको वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो फिर वर्किंग चाहिए। सो ये कुछ ऐसी चीज नहीं है कि सिलेबस में कहीं मेंशन हो ओ लेवल या आईजीसीएसई के कि ये आपको आनी चाहिए, लेकिन ये ओ लेवल के पेपर में मैंने कभी देखी नहीं और आईजीसीएसई के पेपर में अक्सर आती है, और अक्सर ये पेपर 2 में आती है, ये पेपर इसमें पेपर 4 में आई। नेक्स्ट बताइए भाई, ये है भी वैसे 1 मार्क का। जी नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन 2 पार्ट सी। जो ऑनलाइन भी हैं प्लीज, मैसेज से बेहतर है कि आप मुझे जब मैं पूछूं तो अनम्यूट होके आंसर बता दिया करें, क्वेश्चन बताया करें। ओके जी, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 2 को, सॉरी 3 आपने कहा ना, 2 पार्ट सी, अच्छा 2 का पार्ट सी है ही नहीं, ये मेरे पास नहीं है, 2 बी है, सी तो है, आपने 3 का सी पूछ रहे हो। 3 सी में आपको प्रॉब्लम, 3 सी में प्रॉब्लम है जी। क्वेश्चन 3 सी पार्ट इज, a point H lies on the y-axis such a distance GH is 13. Find the coordinates of the two possible positions of H. क्या G गिवन है जी, ओरिजिनली क्वेश्चन G के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5 4, G के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5 4। आपसे वो कह रहे हैं कि फाइंड करने हैं एच के कोऑर्डिनेट्स, तो हम लेट कर लेते हैं कि एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दे आर एक्स वाई। जरा सुनिएगा अच्छी तरह,
ये ओ लेवल में भी और आईजीसीएसई में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन इस तरह काफी आता है। मैंने एज के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लेट किए हैं। कोई मुझे मोर स्पेसिफिकली बताएगा कि एज के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई की जगह मैं कुछ और अगर लेट करूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक्स जीरो, हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी सॉरी, कोई और बताए। जीरो वाई, उसने देखिए मेंशन किया हुआ कि पॉइंट एज कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर। और वाई एक्सिस के ऊपर अगर है तो वाई एक्सिस की खास बात क्या होती है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और अगर आपको कह रहा है कि एच लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो इसका मतलब इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो। सो एच के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लेट कर लिए, जीरो वाई। अब फिर क्या करें, इंफॉर्मेशन गिवन है डिस्टेंस जी एच इज 13, और अभी हमें साइन डिस्टेंस फॉर्मूला बताएंगे, सब अच्छी तरह सुनिएगा। जी साइन, 5 सेकंड ले लें। आज आते ही उन्होंने मुझे बताया कि सब कुछ मुझे आता है। आज डेट क्या है, 16। कितने डेज बाद पेपर है, कितने डेज बाद, मैं बड़े दूर है इसका मतलब फिर तो। ये फॉर्मूलाज कब याद करेंगे, जिससे हमेशा कहा जाता है कि जून जुलाई में इतनी छुट्टियां होंगी, इतने फ्री होंगे, तो कुछ तो उस टाइम होना चाहिए ना करने के लिए। तो ये फॉर्मूला उस दिन के लिए उस वक्त रखे हुए हैं, इतने फ्री होंगे याद करेंगे उस टाइम। मिशन 2025। जी कौन बताएगा, बताएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं और बताएंगे। कुछ कुछ नहीं, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। स्पीड ओवर टाइम, वैसे वो भी स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होता है। वो भी जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं ना, वो भी डिस्टेंस का स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होता है। बहरहाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, यस। चलो कुछ तो समझ आ रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा है मैंने। जी रमेश, डिस्टेंस फॉर्मूला जी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अयान कब किस चीज का वेट कर रहे हैं, कब याद करेंगे ये, नहीं हल्का हल्का पक्का, फिर कब मेक करना है, जून में। सो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब हम क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करने लगे, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है। आप बताइए डिस्टेंस कितना गिवन है, वो है 13, और ये डिस्टेंस है 13, डिस्टेंस की जगह 13। ओके, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसमें क्या है x और क्या है y। सो इसको कर लेते हैं x1, ये है y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। सो x2 माइनस x1 मीन जीरो में से माइनस करना है -5, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5। y2 माइनस y1 मीन y माइनस 4 होल स्क्वायर। सो ये होल जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है सॉरी, जो क्या ये उन स्क्वायर्स के साथ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। होल स्क्वायर रूट होल स्क्वायर से ही कैंसिल होता है। मीन अगर लिखा हो, सुनिएगा प्लीज, अगर लिखा हो अंडर रूट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर भी फुल के ऊपर है। लेकिन अगर लिखा हो ऐसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब क्या ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो सकते हैं, नो। सो इसी तरह आप यहाँ पे ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। अब मुझे अगर होल स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, तो व्हाट शुड आई, आप दोनों तरफ फुल, इधर भी स्क्वायर ले लें और उधर भी स्क्वायर ले लें।
अब तो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया, लेफ्ट साइड पे जो होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 0 + 5 स्क्वायर, वो क्या होता है 25, और y - 4 होल स्क्वायर, अभी मैं नहीं ओपन कर रहा, आपने जो बात की है उसने मुझे स्टॉप कर दिया स्क्वायर ओपन करने से। 13 स्क्वायर इज 169। वैसे ये क्वेश्चन में ये स्क्वायर ओपन किए बगैर भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे स्क्वायर ओपन करना हो तो ये कैसे ओपन होगा, ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारा, a² - 2ab + b², जो आप बता रहे हैं अहमद, वो होती है a² - b², होता है a+b, a-b, दोनों के ऊपर अलग अलग अगर स्क्वायर हो, मिडल में माइनस हो, तो आप उसको लिखते हो a+b, a-b, लेकिन अगर हो a-b होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे a² - 2ab + b² अप्लाई करना है। लेकिन ये मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्क्वायर ओपन किए बगैर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिएगा, आप 25 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कीजिए, यू विल गेट y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 - 25 इज 144। अब दोनों तरफ क्या लीजिए, स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और राइट साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 144 का स्क्वायर रूट इज 12 नहीं लिखना, क्या लिखना है, +-12। इसी वजह से तो टू वैल्यूज आई, उसने कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉसिबल पोजीशंस ऑफ एच। तो एक पॉसिबिलिटी है कि y - 4 इज इक्वल टू 12, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि y - 4 इज इक्वल टू -12। सो इधर से y आ गया 12 + 4 16, और इधर से y आ गया -12 + 4 इज -8। हमारा क्वेश्चन ये था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच, आंसर कैसे लिखूं, गुड। सो एच का एक पॉसिबल कोऑर्डिनेट है x0 y16, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 0 -8। So these are the two possible coordinates of H। जी क्लियर है, ओके जी, ये था क्वेश्चन 3C पार्ट। नेक्स्ट बताइए। जी इकरा, अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। Sir, how do we remove the square from y - 4? By applying square root on both sides। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। Okay, sir. जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 6B। 6B पार्ट ए के साथ तो नहीं लिंक। 12 friends travel to the festival, 5 travel by car, 4 travel by bus, and 3 travel by train। 2 people are chosen at random from the 12 friends, calculate the probability that they travel by different types of transport। ओके आपके पास 2 मिनट्स हैं, बस बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, अटेम्प्ट करें ताकि हमें पता चले पेपर में आगे तो क्या करें, जस्ट सिर्फ रियलाइज करवाना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कुछ काफी लोग कर लेंगे, अयान जैसे लोग बहुत इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं यहाँ।
विद नो टॉकिंग, जस्ट टेक 2 मिनट्स और बताइए कैसे करना, आई मीन इसको आंसर बताइए क्या है, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। ओके जी, और कौन कौन कर चुका है? अहमद के अलावा, अहमद इज सेइंग हिज आंसर इज 47/66। किसी और ने कर लिया हो तो बताइए, यही आंसर है? ओके चले, अहमद बताइए कैसे किया। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? जी सही कह रहे हैं। सुनिएगा प्लीज, आपके पास सिचुएशन आपने देख ली है। देर आर 5 people who travel by car, 4 by bus, 3 by train। कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी की, जो 2% हमने चूज करने इन 12 में से, दे ट्रेवल बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? कि मीन अगर 2 चूज हो तो एक कार वाला हो तो दूसरा कार वाला नहीं होना चाहिए, मीन दूसरा कौन सा होना चाहिए? वो बस वाला हो या ट्रेन वाला। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज लिखते हैं कि अगर फर्स्ट कार वाला है तो सेकंड क्या होना चाहिए? बस वाला। एक और क्या ऑप्शन है? अगर फर्स्ट कार वाला है तो सेकंड ट्रेन वाला, और अगर फर्स्ट बस वाला है तो सेकंड ट्रेन। ये हो गया। अच्छा, मैं कार बस और बस कार को अलग नहीं लिख रहा, वो अगर आप लिख लें तो वो भी ठीक है, मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूंगा। मीन अगर कोई लिखना चाहता है, चले लिख ले, बस कार, ऊपर मैंने कार और ट्रेन लिखा, इधर ट्रेन और कार, और उधर बस और ट्रेन लिखा, इधर ट्रेन और बस। टोटल कितने हो गए इस पॉसिबिलिटीज? 6 पॉसिबिलिटीज। चले आप इनके लिखते हैं प्रोबेबिलिटीज। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन इज chosen who travel by car? 5/12,
12. What's the probability that second person chosen is traveling by bus? 4 by 11. फिर कार और ट्रेन की प्रोबेबिलिटी 5 by 12 और ट्रेन की प्रोबेबिलिटी 3 by 11 और मीन प्लस बस की प्रोबेबिलिटी 4 by 12 और ट्रेन की प्रोबेबिलिटी 3 by 11. आप मुझे ये बताइए, मैं अब अगर लिखूं बस और कार, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बस की प्रोबेबिलिटी 4 by 12 और कार की 5 by 11. अच्छा, ये और ये एक ही चीज, मतलब आंसर दोनों तो सेम ही होंगे ना? न्यूमरेटर दोनों का 21 है, न्यूमरेटर दोनों का 4 और 5 है, डिनोमिनेटर दोनों का 12 और 11 है. तो इसको अलग लिखने से बेहतर है क्या आपने कार बस का लिख दिया, इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, और इसका जरा आंसर बताइए क्या बन रहा है? 47 by 66. So this is the probability. कोई और ऑप्शन है, मेथड है? मेथड तो एक और भी है, वो भी लेंथी है, वो भी इतना शॉर्ट नहीं है. हम चाहते थे कि 2% चूज करें जो दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करें. अब आप ऐसा करें, अगर वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें जो दोनों सेम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, और टोटल में से टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 1, और 1 में से उसको माइनस कर दें. हमें सेम ट्रांसपोर्ट तो नहीं चाहिए ना. एक तो ये क्वेश्चन हो गया. अगर एक मैं यूं कर लूं कि फर्स्ट पर्सन भी कार से है, सेकंड भी कार, फर्स्ट पर्सन बस से ट्रेवल करते हैं, सेकंड भी बस से, थर्ड पर्सन ट्रेन से, और सॉरी फर्स्ट पर्सन भी ट्रेन से, सेकंड भी ट्रेन से. ये वो पॉसिबिलिटीज है जिसमें दोनों पर्सन जो चूज हुए वो सेम ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं. हमें क्या ये प्रोबेबिलिटीज चाहिए? हमें ये नहीं चाहिए. अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, उसमें से माइनस अगर कर लें तो डिफरेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. तो ये भी एक मेथड है अगर आप करना चाहें. 1 माइनस व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार एंड कार? 5 by 12 into 4 by 11 मीन फर्स्ट पर्सन कार 5 by 12, सेकंड कार में से एक कम हो जाएगा 4 by 11, प्लस बस बस मीन 4 by 12 3 by 11, और दोनों ट्रेन के हूं 3 by 12 into 2 by 11. सो इस तरीके से भी करें तो ये वो प्रोबेबिलिटी आ जाती है जो सेम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मीन डिफरेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. और इसका भी आंसर वही आएगा 60, कितना था? 47 by 66. अच्छा, अब देखिए उसने ये तो कहीं नहीं बताया ना कि एक पर्सन चूज करना है, वापस उसको कहना है कि वापस लाइन में लग जाओ. ऐसा तो कोई मेंशन नहीं है ना. ये जब किसी केस में मेंशन हो तो उस वक्त आप ऐसा करेंगे विदाउट विद रिप्लेसमेंट, अगर की मेंशन हो, अदरवाइज इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट. नेक्स्ट बताइए, 10 पार्ट 6C, इसी 6 का C. Arno buys a student ticket for $43.68. This is a saving of 16% on the full price of a ticket. Calculate the full price of a ticket. जो गलत किया होगा उमैर ने, मैं वो बता देता हूँ. इन्होंने किया होगा 16% ऑफ 43.6 से 16/100, 16%. आपने जो किया मैं पहले वो बताता हूँ, आपने ये किया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट है ना. आपने किया होगा 16/100 इंटू 43.68. इससे भी नेक्स्ट लेवल का कुछ नहीं. आपका आंसर ठीक है? कौन पूछ रहा है? तो फिर अच्छा, आप बताएं फिर कैसे किया. इज इक्वल टू 16/100. ठीक है, x माइनस 16/100 ऑफ x. ठीक है,
अच्छा, 16% और 43.68 नहीं कर सकते, क्योंकि परसेंटेज हमेशा न्यू ओल्ड प्राइस के ऊपर अप्लाई होती है। क्या इसमें ओल्ड प्राइस गिवन है? इसमें ओल्ड प्राइस गिवन ही नहीं है, आपको न्यू प्राइस गिवन है। सो जब ओल्ड प्राइस गिवन ना हो, न्यू प्राइस आपको गिवन, तो उसके मुताबिक आप, अगर आप इसको करना चाहते हैं वो मेथड बिल्कुल ठीक है। आप अगर यूं रेशियो मेथड से करना चाहें, ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस, क्योंकि ये परसेंटेज है, उसने, आप हमेशा ओरिजिनल प्राइस को, ओल्ड प्राइस को आप रखें 100। आप मुझे कहिए, अगर ओरिजिनल प्राइस 100 हो तो 16% सेविंग के बाद न्यू प्राइस क्या होगी? 84 हो जाएगी। ऐसे ही है ना? ये बात समझ आ रही है? उसने ये कहा है ना कि आप जो आर्टिकल बाय कर रहे हो, 16% आपकी सेविंग हो रही है। अगर 16% सेविंग हो रही है, अगर कोई आर्टिकल, इसका मतलब ये बनता है कि अगर मार्केट में कोई आर्टिकल 100 का सेल हो रहा है, तो आपको कितने का मिलेगा? 84। आप 16% उसमें सेविंग होगी। अब ये जो आप, उसने टिकट बाय किया, ये 43.68 का बाय किया है। उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी? उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी? एक्स। बाय कितने का किया? 43.68 का। इसको आप क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द ओरिजिनल प्राइस, और बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक हो गया? क्वेश्चन 9 हमाद ने पूछा, 10। ओके, हमारा 10 का कौन सा पार्ट? बी पार्ट, ग्राफ। ओके जी, ग्राफ वाला क्वेश्चन, लीनियर इनइक्वालिटीज, जरा देखिएगा। The region marked R is defined by three inequalities. The region R, the region marked R is defined by three inequalities. हमारा जो required region R है वो shaded है या unshaded है? Unshaded is the required region. Find these three inequalities. अगर देखा जाए तो inequalities में प्रॉब्लम कब आता है? जब आपको इक्वेशन ना दी हो। इसमें अच्छी बात यह कि तीनों की इक्वेशन गिवन है। इस लाइन, इसकी भी इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन है? 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। इसकी इक्वेशन क्या गिवन है? 10y प्लस 8x इज इक्वल टू 80। और इसकी इक्वेशन क्या गिवन है? x इज इक्वल टू 4। और अगर ना गिवन होती तो हयान अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते और पहले इनकी इक्वेशन फाइंड करते। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्होंने प्लान किया हुआ है कि ये जून में रिवाइज करेंगे। हाँ जी, लगाएंगे। ओके, देखिए अब जरा इनइक्वालिटी कैसे लिखनी है। इनइक्वालिटी लिखने के लिए आप नॉर्मली, अगर लाइन हो डायगोनल, मैथ समझिएगा, अगर लाइन हो डायगोनल, तो आप, अगर रिक्वायर्ड रीजन उस लाइन से ऊपर हो, अबव द लाइन हो, तो आप लिख देते हो 2y इज ग्रेटर देन समथिंग। अगर आपका रिक्वायर्ड रीजन उस लाइन से बिलो हो, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली जो इक्वेशन है, आप लिख देते हो y इज लेस देन। ये डायगोनल लाइंस के लिए मैंने बता दिया। अब पहले इस डायगोनल लाइन के बारे में बताइए, इस डायगोनल लाइन के बारे में इसकी इनइक्वालिटी क्या बनेगी? 2y इज ग्रेटर देन या लेस देन? आप देखिए, जो रिक्वायर्ड आपका रीजन है, अनशेडेड रीजन, वो इस लाइन के अबव है या बिलो है? वो इस लाइन से अबव है। तो इसका मतलब आपकी इनइक्वालिटी बनेगी 2y इज ग्रेटर देन x माइनस 4। मैं बात करूंगा, एक थोड़ा सा वेट करें, इक्वल की बात नहीं करूंगा। अब आगे चलें, ठहर लें, मैं ये ग्रेटर और इक्वल को कंफर्म क्लियर करूंगा। अब आते हैं दूसरी लाइन की तरफ। इस लाइन की तरफ देखिए, इस लाइन की भी इक्वेशन गिवन है, 10y प्लस 8x इज इक्वल टू 80। अब बताइए, आपका जो रिक्वायर्ड रीजन है इस लाइन से बिलो है या इससे अबव है? इससे बिलो है, तो इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए? 10y प्लस 8x इज लेस देन 80। 10y plus 8x is less than 80। इक्वल अभी की डिस्कशन में नहीं कर रहा, मैं इसको क्वेश्चन के एंड पे करूंगा कि इक्वल कहाँ डालते और कहाँ नहीं डालते। अब हम आते हैं तीसरी लाइन की तरफ। अब ये लाइन एक वर्टिकल लाइन है, इसका अप और बिलो तो नहीं बता सकते, अबव या बिलो तो नहीं बता सकते, इसका क्या बताएंगे? राइट और लेफ्ट। अगर आपका रिक्वायर्ड रीजन इसके राइट पे हुआ तो ग्रेटर देन,
अगर इसके लेफ्ट पे हुआ तो लेस देन। आप बताइए रिक्वायर्ड रीजन इस लाइन से राइट साइड पे है या लेफ्ट पे है? राइट पे। तो जो आपकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 है वो इनइक्वालिटी में जब जाएगी तो क्या बनेगी? x इज ग्रेटर देन 4 या x इज लेस देन 4? x इज ग्रेटर देन 4। सो ये होगी तीन इनइक्वालिटीज। अब बात करते हैं कि किस इनइक्वालिटी के साथ इक्वल आता है और किसके साथ इक्वल नहीं आता। अगर डायग्राम पे कोई ऐसी लाइन हो जो कि सॉलिड लाइन बनी हो, जिस तरह आप ये लाइन देखें, ये जो लाइन है ये लाइन सॉलिड है या डॉटेड है? सॉलिड लाइन का मतलब लाइन इज इंक्लूडेड। सो आप क्या लिखोगे? 10y प्लस 8x इज लेस देन इक्वल टू 80। इसके साथ इक्वल भी आएगा क्योंकि लाइन इटसेल्फ इंक्लूडेड है। तो आप लिखोगे 10y प्लस 8x इज लेस देन इक्वल टू 80। ये देखिए मैंने इसकी करेक्शन कर ली। अब इसके बारे में देखें, इधर देखें इस लाइन को। इस लाइन के लिए लाइन इटसेल्फ इंक्लूडेड है या नहीं? इनइक्वालिटी में अगर आप देखें तो ये डॉटेड लाइन है। जब ये डॉटेड लाइन है तो इसका मतलब ये लाइन इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है। तो मुझे इनइक्वालिटी जब लिखेंगे तो 2y इज ग्रेटर देन सिर्फ लिखना चाहिए x माइनस, और इक्वल नहीं, लाइन शामिल नहीं है। तो देखिए इसके साथ इक्वल नहीं लिखेंगे। इसी तरह थर्ड के साथ भी, इस थर्ड के साथ भी इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये डॉटेड लाइन है। जी क्लियर है? तो तीनों इनइक्वालिटीज हमारी आ गई। इसका एक और पार्ट भी है, वो जरा देखते हैं। Write down the largest value of 3x plus y in the region R for integers x and y। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ें ताकि मैं जब डायग्राम आपको दोबारा शो करूं तो आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए। आपको 3x प्लस वाई की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। आप मुझे बताइए लार्जेस्ट वैल्यू 3x प्लस वाई की कब आएगी? जब x भी मैं लार्ज पुट करूंगा और y भी लार्ज पुट करेंगे तो आंसर लार्ज आएगा ना, ऐसे ही है आपको। लेकिन वो कह रहा है कि आपने जो x और y लेना है वो कहां से लेना है? वो उस रीजन R से लेना है। अब आपने सोचना ये है कि उस रीजन R से ऐसी कौन सा पॉइंट लिया जाए जिससे 3x प्लस वाई का आंसर लार्जेस्ट आए। जरा मैं डायग्राम शो करता हूं। आई वॉन्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई। मैं जरा एक एग्जांपल देता हूं। इस रीजन R के अंदर एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट सुनिएगा प्लीज। इस रीजन R के अंदर पॉइंट एक ये मैंने लिख दिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या है? x5 y3। अगर मैं ये पॉइंट यूज करूं x5 और y3 तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 18। आप मुझे ये बताइए क्या इस रीजन में मैंने ये एक पॉइंट यूज किया, मेरे पास आंसर 18 आ गया, क्या ये लार्जेस्ट आंसर है? मुझे अब आप सोच के बताइए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है इंटीजर, 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 मैं बार बार क्वेश्चन में बता रहा हूं, उसने मेंशन किया हुआ है इंटीजर, डेसिमल यूज नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा पॉइंट यूज करें जिससे आंसर 3x प्लस वाई का लार्जेस्ट आए? कौन सा पॉइंट यूज करो? कौन सा? 5 4 7 2 आपने कहा है, चेक कर लेते हैं जी। एक आंसर किसी ने कहा 7 2, एक ऑप्शन आई 7 2, और किसी ने कुछ कहा? कुछ लोग कह रहे हैं 5 4। किसी और के माइंड में कोई और माइंड? देखिए हम ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से चेक कर लेंगे हम कि कौन सा करेक्ट है। आप चले पहले 7 2 पुट करें। 7 2 पुट करने से बताइए क्या आ रहा है? 21 प्लस 2 23। और अब ऐसा करें कि हम क्या पुट कर लें? जिन्होंने कहा हुआ है 5 4, अगर हम 5 4 पुट करें तो उससे आंसर क्या आ रहा है? 5 से 15 प्लस 4 19। मीन अभी तक जो आप लोगों ने 2 पॉइंट्स थे उनमें से 7 2 से आंसर ज्यादा लार्ज आ रहा है। इट इज 23। बताइए कोई और पॉइंट, आप अगर किसी और पॉइंट के बारे में अगर आपको डाउट है तो पॉइंट आप पुट करके चेक करें
अगर उसका आंसर 23 से ग्रेटर आ रहा है तो फिर आप वो लिखेंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा बड़ा कोई आंसर नहीं है तो फिर दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक ये दिस इज द फाइनल आंसर, यही है। इससे लार्जेस्ट आंसर आपका नहीं है पॉसिबल। जी क्लियर है। सो 23 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट बताइए। अगर पेपर में से कोई नहीं है तो फिर और डिस्कस कर सकते हैं। वैसे बहुत लाइक क्लास है यार, पूरा पेपर अटेम्प्ट आपने कर लिया और प्रॉब्लम ही नहीं है, थोड़े से प्रॉब्लम है आपको। यार एक काम करें, चलें एक और पेपर में से, इस पेपर में से बताएं। ट्वेल्व देख सकते हैं। आईजीसीएस आपका डिफरेंशिएशन टॉपिक देख लिया आपने, कर लिया जो मैंने लेक्चर सेंड किया। ये डिफरेंशिएशन टॉपिक है, वो लेक्चर आईजीसीएसई वाले प्लीज जो डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप उस लेक्चर में एब्सेंट थे तो वो लेक्चर सुने, मैंने वो ग्रुप में भी शेयर किया वैसे। और ये डिफरेंशिएशन टॉपिक, कोई मसला है इसमें? आपको आता है वैसे डिफरेंशिएशन टॉपिक? हाँ अगर अगर आता है तो फिर हम बताइए। पार्ट ए करूं? जी ये डिफरेंशिएशन टॉपिक है, ओ लेवल वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। A curve has equation y is equal to x cube minus 5 minus k x square plus 1 when x is equal to 2, gradient of the curve is 6। तो आपको जब ग्रेडियंट बताएगा ना तो नॉर्मली आपके माइंड में डिफरेंशिएशन टॉपिक आएगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ सकता है, लेकिन ये कर्व का ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन सही है। आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लें। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन आती है तो मुझे उम्मीद है कि ये आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। y की डिफरेंशिएशन हमारे क्या होती है? dy by dx। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। k कांस्टेंट है याद रखिए, तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2 कोफिशिएंट बन जाता है और k पहले से ये तो माइनस 2k x और प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 0। अब आप ये बताइए हमारा ये dy by dx क्या शो कर रहा है, करता है ग्रेडियंट को। ये dy by dx बेसिकली ग्रेडियंट है। उसने बताया कि x इज इक्वल टू 2 पे ग्रेडियंट क्या है? 6 है। तो ग्रेडियंट की जगह लिख दें 6 और x की जगह क्या लिख दें? 2। के आ जाएगा 2 square 4 4 times 3 12 minus 4k, so 4k is equal to 12 minus 6 means 6, so k is equal to 6 by 4, k is equal to 1.5। ठीक हो गया? इसका बी पार्ट भी करूं? Find the coordinates of two stationary points। So वैसे तो ऊपर डिफरेंशिएट किया हुआ है, स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते होते हैं? dy by dx को हम 0 पुट करते हैं। चले तो सबसे पहले आप dy by dx फाइंड करें, वो है 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1.5 इज 3x, दैट्स इट। सो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए वी नो कि स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट 0 होता है, सो dy by dx को हम 0 पुट करेंगे। और अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन यहाँ पे बड़ी आसानी से हो रही है। 3x कॉमन, x minus 1, so either 3x is equal to 0 और x minus 1 is equal to 0, so x आ गया 0 और x आ गया 1। ये स्टेशनरी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स हैं।
क्या हमें y कोऑर्डिनेट निकालने हैं? कैसे पता चल रहा है नहीं निकालने? कि उसने कहा x कोऑर्डिनेट निकालें, उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट भी बताना है। और y कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं? जब आपके पास ओरिजिनल x कोऑर्डिनेट आ जाए तो वही आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मीन जीरो पुट करके बताइए मेंटली क्या आ रहा है, 0 0 1 आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? y कोऑर्डिनेट कैसे निकल रहा है? ओके, जब आपका x 0 था y 1 है, और अब आप x इक्वल टू 1 उसमें पुट करें, मेंटली बता सकते हैं। यही x इक्वल टू 1 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, 1 क्यूब 1 माइनस 1.5 2 माइनस 1.5 0.5 x। सो y कोऑर्डिनेट आ रहा है 0.5। So coordinates of the stationary point are 0 1 1 0.5। तो प्लीज ये लेक्चर डिफरेंशिएशन वाला एक दफा देख लें। जी बताइए उमर, आप कौन सा कहें? 8B। बड़े मासूम से क्वेश्चंस हैं उमर के। मेक M द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। मैंने कहा ना मासूम क्वेश्चन उमर के। M को सब्जेक्ट बनाना है तो M कितनी कितनी टर्म्स के अंदर आ रहा है? तो उन टर्म्स को एक तरफ करें, एक तरफ रखें, M कॉमन लें, सब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे? एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर, और वो जो एम जी उसको इस तरफ लेके आए माइनस एम जी, और ये जो इधर -2 को है उसको उस तरफ ले जाए। मैंने क्या कहा था, जिन टर्म्स के अंदर एम आ रहा है उनको एक तरफ कर लें। हो गया एक तरफ, इनमें से एम ले लें कॉमन, सी स्क्वायर माइनस जी। ये कॉमन क्यों लिया उमर? एक मिनट उमर। ओके, इसलिए अब फायदा क्या है इसको कॉमन लेने का? अच्छा, आपको पता है ये जो क्वेश्चन लिखा है मेक एम द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? मेन बनाना है, एम को सब्जेक्ट बनाना है, सबको एम की टर्म्स में लिखना है। एम इज इधर, एम इज इक्वल टू लिखना है, एम को आपने आइसोलेट करना है। एम को आइसोलेट करने के लिए पहले एम हमने कॉमन लिया, अब ये सी स्क्वायर माइनस जी एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एम आ जाएगा 2k ओवर, ये सब्जेक्ट बन गया। कल हम इंशाल्लाह ओ लेवल का पेपर डिस्कस करेंगे इसी वेरिएंट के साथ। ओ लेवल का मई जून 2022 वेरिएंट 22। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।